हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में हमारे देश भारत में लोग कहाँ रहते थे। इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप सभी कोई जानते हैं, हम लोग वर्तमान समय में एक विकसित दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन उस वक्त पे उतनी सुविधा नहीं थी। और जैसे आजकल हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, और हम एक भारत देश में रहते हैं। भारत देश के एक झारखंड राज्य में, छत्तीसगढ़ में, सबको अपने अपने स्टेट्स में रहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में, उस वक्त के समय में हमारे देश में जो लोग थे वे लोग रहते कहाँ थे। इन सारी बातों को जानेंगे और उन लोगों के द्वारा क्या क्या फसल उपजाई जाती थी, क्या क्या किया जाता था। इन सारी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का टॉपिक है कि लोग कहाँ रहते थे। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है स्क्रीन जो है, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग भारत का मैप को देख रहे हैं और भारत के मैप में बहुत सारी नदियों को, पहाड़ियों को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे। और ये जो मानचित्र के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे आज की इस वीडियो में कि उस वक्त पे लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता करेंगे। तो जैसे आप सबों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर में एक पहाड़ी है जिसका नाम किरथर और सुलेमान है, और वहीं पे काबुल नदी भी बहती है। लेकिन यहाँ पे किरथर और सुलेमान पहाड़ी का जो बात यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो ये सारी बातों को भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिंधु नदी की, यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे हम लोग सिंधु नदी नदी को देख रहे हैं, उनकी सहायक नदियों को देख रहे हैं। यहाँ पे गंगा नदी को, सहायक नदियों को देख रहे हैं, विंध्या पहाड़ी और नर्मदा नदी के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे चीज़ है जो इस मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और हम लोग समझेंगे कि उस वक्त पे लोग कहाँ रहते थे। बात की यहाँ पे कही जा रही है कई लाख वर्ष पहले की बात है। जैसे अभी हम लोग का क्या साल चल रहा है, 2024 चल रहा है, लेकिन बात है कई लाख वर्षों के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उस वक्त पे लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे अगर हम लोग, आप सबों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आर्टिकल, मतलब एक रिटर्न आप सबों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया कि इस मानचित्र में आपको ढूंढना है, किरथर और सुलेमान का पहाड़ी को ढूंढना है ना। तो यहाँ पे हमने ढूंढा कि किरथर पहाड़ी यहाँ है, सुलेमान पहाड़ी यहाँ है। तो ये पहाड़ी से क्या, हम लोग इससे क्या जान रहे हैं, तो उस वक्त पे कई लाख वर्ष पहले की बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो उस वक्त पे लोग इन्हीं स्थानों में रहा करते थे जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो ये जो किरथर और सुलेमान पहाड़ी है, लगभग 8000 वर्ष पहले यहीं पे गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था। गेहूं और जौ जैसे फसलों को यहाँ पे उपजाया गया था, आपका किरथर और सुलेमान पहाड़ी। और अगर समय की सीमा की बात करें तो 8000 वर्ष पूर्व की ये बात यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसी स्थान में आपका किरथर और सुलेमान जो पहाड़ी वाला एरिया है, वहीं पे सबसे पहले तो गेहूं और जौ का फसल उपजाया गया, लेकिन यहाँ पे कई पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाया जाने लगा। और ये लोग जो उस वक्त पे, शहर का विकास नहीं हुआ था, लोग गांव में ही रहते थे। और ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है इस किरथर पहाड़ी के माध्यम से। अब आगे यहाँ भी कहा जा रहा है कि गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का इस मैप के नज़र से बताना है। तो आप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं, वहीं पे आपका गारो पहाड़ी है। और एक चीज़ पूछा है, विंध्य पहाड़ी, तो ये हो गया मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी।
तो इन दोनों पहाड़ी से हमें क्या पता चलता है कि लोग उस वक्त पे कैसे रहते थे। तो हम लोगों को इस जो गारो पहाड़ी है और विंध्या पहाड़ी है, इन दोनों में एक कनेक्शन यही है कि यहीं पे कृषि का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, और यहीं पे सबसे पहले चावल को भी उपजाया गया था। ठीक है, इन्हीं स्थानों पे अगर हमारे देश कृषि की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो यही दो स्थान जो है गारो पहाड़ी और विंध्या पहाड़ी, तो इन्हीं दोनों पे विकास हुआ और यहीं पे चावल की खेती की गई थी। तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारी बातों को जाना है कि उस वक्त पे लोग कहाँ रहते थे, ये बातों को यहाँ पे हमने जाना है। सुलेमान पहाड़ी के बारे में जाना, गारो पहाड़ी और विंध्या पहाड़ी के बारे में जाना, तो ये सारी बातें। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। बात है यहाँ पे नर्मदा नदी की। अभी हमने यहाँ पे नर्मदा नदी को भी देखा आपका मध्य भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही आपका यहाँ पे नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी की बात यहाँ पे क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि इस कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पे लोग रहा करते थे, ठीक है, रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं संग्रह किया करते थे। वे जानवरों के आखेट भी किया करते थे। आखेट माने शिकार, ठीक है। तो संग्रह की बात क्या हुआ? संग्रह की मतलब होता है संग्रह करना, वस्तुओं का संग्रह करना। वे लोग उस वक्त पे लोग जंगलों पे ही डिपेंडेंट रहते थे, है ना, जंगलों पे डिपेंडेंट रहते थे। कई विशाल संपदा के बारे में वे लोग जानते थे कि कहाँ पे जाने से क्या मिलेगा खाने पीने के लिए और किस क्षेत्र में जाने से शिकार मिलेगा, ये सारी चीज़ों से वे लोग परिचित थे। तो यहाँ पे हम लोग ये जान पाते। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने आखेटक की बात की शिकार करने का, तो इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वे लोग शिकार कर रहे हैं, है ना। लेकिन शिकार कहाँ पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको सब पता था कि इस क्षेत्र पे बहुत सारे जानवर मिलेंगे जिसका हम लोग शिकार कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। और बात है यहाँ पे पेड़ है जिस पे बहुत सारे सेब फले हुए हैं, तो उन्हें ये भी पता रहता था कि किस जंगल में किस पेड़ के द्वारा उन्हें कौन सा फल प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता रहता था। और ये थर्ड फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो पत्थर पकड़े हुए हैं, है ना। तो पत्थर उस वक्त पे क्या था? औजार के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था, किसी चीज़ का शिकार करने के लिए, कुछ चीज़ को काटने के लिए, कुछ चीज़ को सीने के लिए, हर एक चीज़ का इस पत्थर के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता था। इसी कारण से इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देख पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में। हम लोगों को पता लगाना है कि सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी का पता हम लोगों को लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानचित्र देख लेते हैं। तो ये है आपका मानचित्र जिस पे आप सबों को ढूंढना है सिंधु नदी। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी, ये जो है जिसको हम लोग इंडस रिवर भी कहते हैं। तो ये है आपका सिंधु नदी। और अगर यहाँ पे इसकी सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पे झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास है। तो ये सारे सिंधु नदी के सहायक नदियाँ हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सिंधु के सहायक नदी हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सहायक नदी की बात यहाँ कहा गया है कि बात है लगभग 4700 वर्ष पूर्व की। तो इन्हीं नदियों के किनारे पे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब 4700 वर्ष पहले इसी क्षेत्र पे कई आरंभिक नगर का उत्पादन हुआ था, उदय हुआ था। और उन्हीं को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी देख पाते हैं, इन्हीं सभ्यता को, है ना। और कहा गया है इसी सिंधु नदी के किनारे ही 4700 वर्ष पूर्व कई आरंभिक नगरों का उदय भी हुआ था। और यहाँ पे अगला है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट पूर्ववर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था।
गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी की सहायक नदियों के किनारे। तो ये है आपका इंडस नदी का, सहायक नदी का ये चित्र आप लोग देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। इंडस का झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी जो सबसे बड़ी थी, जो देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका सिंधु नदी कहलाता है, जो चाइना में जाके मिल रहा है। तो इसी नदी से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं झेलम है, चेनाब है, रावी है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्यास को भी देख रहे हैं, सतलुज को देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपका सिंधु नदी के सहायक हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में। तो ये है आपका गंगा नदी, जिसको आप लोग ब्लू लाइन में देख रहे हैं। गंगा का बहुत सारे सहायक नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, फरक्का है, हुगली है, सोन नदी है। ये सारे बहुत सारी सहायक नदी हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी को हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं मानचित्र में। तो ये है आपका सोन नदी, आपका यहाँ पे है इस क्षेत्र पे आपका बिहार और झारखंड का, बिहार में है ये नदी और झारखंड के बॉर्डर पे, सीमा पे ये नदी गुजरती है। तो इस नदी के किनारे ही गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जिसको हम लोग वर्तमान में बिहार अब कहते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ये सारी बातें हैं तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग ये जान पाए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र पे लोगों का रहन सहन शुरू हुआ था, आरंभिक नगर की स्थापना कहाँ हुई और वे लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, इस सब के बारे में आज के वीडियो में जाना। और ये जो गंगा नदी का जो सोन नदी है, जो सहायक नदी है, उसके दक्षिण क्षेत्र जो है गंगा के, वहीं पे आपका मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग वर्तमान में बिहार राज्य भी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातों को जाना है चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, जो आप सबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। और मैंने कोशिश की है आप सबों को बताने का कि उस वक्त पे लोग कहाँ रहा करते थे और उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वे लोग कैसे एक कुशल संग्राहक बने, कैसे वे आखेटक बने और औजार निर्माण वे कैसे करते थे। इन सारी बातों को हम लोग जाने हैं। और इंडस नदी के किनारे कैसे एक आरंभिक नगर की स्थापना हुई, उनके सहायक नदियों के बारे में जाने। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और जो लोग नए हैं वे लोग बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।